तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ है अमित जी, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेखक है, कवि है और ये फिल्म प्रोड्यूसर भी है। और आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से एक प्रोड्यूसर बने हैं, इतने सारे रोल्स है वो एक साथ मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार अमित जी। धन्यवाद, आपका नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था और कैसे आपने अपने बचपन को जिया था। बचपन तो सामान्य सब गांव के जो बच्चे होते हैं हमारे जैसे, वो उद्दंडता और खेलकूद में बिताते हैं। लेकिन यह है कि हम थोड़ा जल्दी संभल गए। अच्छा। चूंकि 7वीं 8वीं दर्जे से ही हमारी जो दिलचस्पी थी कॉमिक्स में कम थी, अखबारों में ज्यादा थी। अच्छा। अखबारों की जो कतरने हैं, हेडिंग्स हैं, उन्होंने हमें कभी सोने नहीं दिया। 16 साल की उम्र थी जब हमने सामाजिक सेवा के लिए झंडा उठा लिया था। अच्छा। 17 साल की उम्र में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल, जो लोकतांत्रिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो मेरठ आए थे। बिजली की समस्या थी, महीनों तक बिजली नहीं आ रही थी। हम लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया। अच्छा। इतना उग्र वो घेराव हो गया, उसमें पुलिस जो है भागी, लाठीचार्ज हुआ, हम वहां से निकल गए, पीएससी के हाथ नहीं आए। अच्छा। फिर 2 दिन बाद पुलिस ने झूठे मुकदमे में 7-8 केस लगाए और जेल भेज दिया। 8.5 महीने में आए, यानी 17 साल की उम्र में जेल गए। अच्छा। 18 साल की उम्र में वापस आए। नाबालिग गए थे, बालिग हो गए लौटे थे। अच्छा। उसी समय पता चल गया था कि आगे क्या करना है। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर मेरठ के हैं? हाँ, मेरा जो गांव है वो मेरठ में है और जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो मेरठ ही है। एंड जो अपने जो करियर चूज़ किया था वो किस तरीके से चूज़ किया कि मुझे यही करियर चूज़ करना है? सबसे पहला करियर कौन सा था? देखिए, पहले तो मैं चाहता था कि मैं कोई अफसर बनूं या बहुत बड़ा कोई अधिवक्ता बनूं, राम जेठमलानी की तरह। लेकिन जब वो मुकदमा कायम हुआ 17 साल की उम्र में झूठा, और मैं जेल गया, और जेल जाने से पहले चूंकि वहाँ सरकार थी भाजपा की, और उस समय राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे और नरेश अग्रवाल ही मुख्यमंत्री थे। अच्छा। क्योंकि उनकी ही बैसाखियों पर सरकार टिकी थी। अच्छा। तो इतना उत्पीड़न हुआ, इतना 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ विरोध करने पे, नाखून उखाड़ने से लेके कील ठोकने तक, 7 दिन तक इतना उत्पीड़न हुआ। फिर जेल गए तो जेल में भी देखा कि किस तरह से जेल के अंदर जो हमारी तरह निर्दोष लोग बंद हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। उनको खाने के लिए वो रोटी दी जाती है जो कुत्ता भी खाना पसंद नहीं करेगा। उनको कैसे ठूस के, जैसे जानवरों को बाड़े में बंद कर देते हैं, रखा जाता है। किस तरह से 50-50 रुपए के लिए गिनती ना कटने पे सिपाही जो है वो बूढ़ों पे, बच्चों पे लाठी चलाते हैं। और ये सब उस तिरंगे के नीचे होता है जो तिरंगा जेल के मुख्य द्वार पे लगा होता है। तिरंगा अभिशप्त है उन इमारतों पे लगने के लिए जहाँ सब काम तिरंगा विरोधी होते हैं। तो मेरे पे 2 रास्ते थे, या तो मैं बाहर निकल के जो है वो हल्दी नमक मिर्च बेचूं, व्यापार करूं, या तो सामाजिक लड़ाई लड़ूं। मैंने पहले रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता चुना। अच्छा। मेरा कैरियर महत्वपूर्ण नहीं था, राजनीति कैरियर बनाने की कोई वो भी नहीं है कि कैरियर बनाओ, राजनीति से संघर्ष करना था। इसी संघर्ष में मैंने फिर प्रदेश में सरकार चाहे कोई भी रही, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुझ पर 43 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 7 साल में जेल में रहा। आगरा जेल, लखनऊ जेल, तिहाड़ जेल, मेरठ जेल, मुरादाबाद जेल, हरियाणा में, पंजाब में बहुत संघर्ष किया। लाठी, गोली, गिरफ्तारी सब झेल के जो है आदमी फिर कहाँ कुछ कर पाता है। सही बात है। उम्र तो सारी कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। जब आप 40-45 मुकदमे ले लेते हैं जनता के संघर्ष में, फिर आप किसकी नौकरी कर पाएंगे? कौन सा दूसरा काम कर पाएंगे? लड़ना तो है ही, और शुरुआत कर दी है तो फिर अंत तक जाना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में शुरुआत करते हैं तो आपको लास्ट तक जाना चाहिए। तो मैं तो आखिरी दिन तक सामाजिक कार्यकर्ता ही रहूंगा। अच्छा, जो जब आप जेल वगैरह में गए तो आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था कि मेरे बेटे को जेल में भेज दिया है? देखिए, सबकी माओ का दिल जो है ना हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत कोमल होता है, बहुत ममता भरा होता है। तो माँ कभी नहीं चाहती उसका बेटा जेल में हो। लोगों को लगता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन उसकी माँ से पूछो ना, कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जब वो खाने के समय, पूजा के समय,
कुछ कढ़ाई करते हुए, बुनाई करते हुए, कोई त्यौहार आता होगा, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तो हर समय वो माँ की आंखों के सामने चेहरा रहता है। तो माँ का तो रिएक्शन यही था कि भाई छोड़ो, सब अपने लिए करो, सब अपने लिए करते हैं। मैंने कहा माँ से कि विद्यावती भी भगत सिंह की माँ थी, और जब भगत सिंह को शहीद किया गया तो विद्यावती से कहा किसी ने कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटी की शहीदी पे नहीं रोती, मैं तो अपनी कोख पे रोती हूँ कि कदाचित इस कोख ने एक और बेटे को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश पे कुर्बान कर देती। तो निश्चित रूप से ममतामयी माँ मेरी भी ऐसी थी। वो जब मैं जेल जाता था तो रोती हुई आती थी मुलाकात करने के लिए जेल की डोडी पे, लेकिन मुझसे ही कहती थी डरना मत, घबराना मत। कई बार तो ऐसे भी वाकया है कि आप एक माफ़ी लिख के दे दो और आपको अभी थाने से छोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन मैंने माफ़ी नहीं लिखी, 8-8 महीने 9-9 महीने गर्मी में मार्च से लेकर अक्टूबर तक जेल काटी। जेल में यातना भी सही, लेकिन मैंने वो माफ़ी का पत्र नहीं लिखा। और माता जी बस यही कहती थी तू गलत नहीं है, तो फिर सारी ज़िंदगी भी अगर तू जेल में रहेगा तो मैं तेरी पैरवी करती रहूँगी। बहुत हिम्मती थी। सही बात है। और आपके पिताजी क्या काम करते थे? हमारे पिताजी तो विशुद्ध रूप से गाय की तरह, वो तो किसी झगड़े लड़ाई से उनका कोई संबंध ही नहीं। वो तो चाहते ही नहीं कि हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ें। वो तो बस यही कहते हैं कि अपना व्यापार करो और अपने बच्चों को पालो। उनकी वो एक बहुत, उन्हें मतलब नहीं, उन्हें वो अखबार नहीं पढ़ते, वो जो है सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, वो कभी मुझसे मिलने जेल नहीं आए। अच्छा। इवन मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा PSO मौके पे मर गया, और मेरे भी जो है 25 फ्रैक्चर हुए, 17 ऑपरेशन हुए, मैं वेंटिलेटर पर रहा, मैं भी मौत को छू के लौटा। तो अस्पताल भी नहीं आए। उन्हें तो ये लगता है कि मैं जो है गलत कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो सभी पिताओं को लगता है। जैसे मैंने कल ये राधेश्याम पेमानी के परिवार को 8 लाख रुपए दिए हैं, जैसे मैंने करोड़ों रुपया लोगों की दवाई में खर्च किया अपने जीवन में। मैंने एम्बुलेंसेज की जरूरत थी, पैसे खत्म हो गए थे, तो मैंने अपनी रेंज रोवर कटवा दी, बिकवा दी, गाड़ियाँ बिकवा दी, बहुत सारी ज़मीनें मैंने अपनी बेच दी लोगों की सहायता के लिए। तो कहते हैं ये सब तुम्हारे बेटे का है, जो मेरा था वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है तुम्हारे बेटे का है, तो तुम अपने बेटे के लिए क्यों नहीं रखते? सही बात। तुम ये जो है इधर उधर क्यों बांटते रहते हो, दवाई में, मकान बनाने में, एम्बुलेंस चलाने में। मेरा उनका इसलिए कभी जो है मेल खाया नहीं विचारधारा का। अच्छा। इसलिए मेरी उनसे साल भर में एक बार बात होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो? माँ मेरी। अच्छा। वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की। अच्छा। वही मेरी टीचर, वही मेरी गुरु, वही मेरी लीडर। उन्होंने ही कहा मुझसे डरना मत, घबराना मत, जुल्म के खिलाफ लड़ना। हमेशा मुझसे कहती थी लड़ते रहना। अब वो नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं आज भी लड़ रहा हूँ। ठीक है। तो आपके पास इतने सारे रोल है, प्रोड्यूसर हैं आप एक कवि है, लेखक है और एक नेता भी है, तो आप ये सारे रोल्स मैनेज कैसे करते हैं? मेरे पास नहीं, सबके पास बहुत सारे रोल होते हैं। आप किसी के भाई भी हैं, आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के चाचा भी हैं, किसी के मौसा भी हैं, किसी के फूफा भी हैं, किसी के जीजा भी हैं, किसी के साले भी हैं। तो हर आदमी अपने जीवन में 50 तरह के रोल निभाता है। तो ऐसे ही है, इसमें कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हम लोग। एक व्यक्ति जब बस में बैठता है तो यात्री होता है, कचहरी में होता है तो क्लाइंट होता है, अस्पताल में होता है तो पेशेंट होता है, और सिनेमाघर में होता है तो दर्शक होता है। सही बात। तो जब व्यक्ति, आम आदमी भी अपने जीवन में 50 रोल अदा करता है, तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं हम प्रोड्यूसर हैं, कहीं हम नेता हैं, कहीं हम लेखक हैं, कहीं कवि हैं, कहीं समाज सेवी हैं। आप जो इतने सारे रोल वगैरह मैनेज कर रहे हैं, तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं? फैमिली ने तो हमेशा सेक्रीफाई किया है, इसको लेके बहुत संघर्ष किया है, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अच्छा। मतलब मुझे, अब मेरा बेटा 11वीं क्लास में है, 10वीं क्लास तक, LKG UKG नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक मुझे ये नहीं पता था कि वो किस स्कूल में पढ़ता। मैं कभी उसकी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। और इस बार जब मैं उसे हॉस्टल में भेज रहा था, और आखिरी बार उसने कहा कि मुझे इस बार तुम लेने आना और मेरे कार्यक्रम में सम्मिलित रहना। वो शेरवुड नैनीताल में पढ़ता है। तो भी मैं कार्यक्रम खत्म होने के 2 घंटे बाद ही पहुंच पाया। अच्छा। और सब बच्चों के माता पिता उनके साथ थे, मेरा ही बेटा अकेला दूर से पहाड़ पे से देख रहा था, स्कूल से झांक के कि पापा आएंगे। पापा आए, उसका परफॉर्मेंस था।
बहुत अच्छा गाता है, लेकिन मैं उसे सुन ही नहीं पाया कभी। मेरी बेटी है, वो कहती है, मुझसे हमेशा सवाल करती है कि हम सब साथ में कब रहेंगे, समय कब दोगे, क्योंकि मैं रात में जब घर जाता हूँ तो वो सो जाते हैं, जब मैं निकल जाता हूँ तब तक वो उठते नहीं है, स्कूल चले जाते हैं। तो ये संघर्ष तो है ही। पत्नी ने भी मेरी बहुत संघर्ष में साथ दिया। मेरी पत्नी अगर इस बात पर नाराज़ हो जाती कि आप हमें समय नहीं देते, बच्चों को समय नहीं देते, तो हो सकता हम भी जो है अलग अलग रह रहे होते हैं। हमारा पत्नी का बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मा होता है, अगर उसका पति जो है राजनीतिक सफ़र में निकला हुआ है तो वो संभाल भी सकती है और उसको पीछे धकेल भी सकती है। तो मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ तो इसके पीछे मेरे परिवार का बड़ा योगदान है। तो ऐसा सब वो कुछ हुआ तो आपको ऐसा लगा कि जो मेरी असली ज़िंदगी है वो पीछे चली गई है इन लोगों की सेवा करते ये सब काम करते हुए? असली नकली क्या है? असली मतलब जैसे जो परिवार वाली ज़िंदगी है, वो एक परिवार वाली ज़िंदगी पीछे छूट गई है और लोगों की सेवा करनी है। सब लोग ही मेरे परिवार हैं। मेरे परिवार का जो दायरा है वो मेरे ब्लड रिलेशन तक सीमित नहीं है। अच्छा। जो लोग 15-15, 20-20 साल से मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अस्पताल से उठा के मुझे बेड तक ले गए, बेड पे ले जाके उन्होंने तीमारदारी की, जो लोग, मैं जेल में होता हूँ तो मेरे लिए खाना लेके आते हैं, मेरे लिए कपड़े लेके आते हैं, जो लोग तारीखों पे मिलते हैं, जो लोग वकीलों की व्यवस्था करते हैं, जो लोग मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग को थामे बैठे हैं, जिनको पता है कि मेरी जानी की हत्या कभी भी हो सकती है, गोली गाड़ी से पार निकलेगी, गोली ये नहीं देखेगी कि वो अपनी जानी को लगी कि ड्राइवर को लगी, बगल में, वो फिर भी मेरी गाड़ी में बैठे हैं मना करने के बावजूद भी। तो सब मेरे परिवार के लोग हैं। तो मेरा परिवार का जो विषय है वो छोटा नहीं है। जैसे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। सही बात। वो अपनी बहन की चिंता नहीं करते कि वो चाय बेच रही हैं, या अपनी माता जी की चिंता नहीं करती गांव में उनकी, वो पूरे प्रदेश उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है। ऐसी मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जितने मेरे साथी हैं, अच्छा बताओ, अगर जोधपुर में को मैं अपना परिवार नहीं मानता और यहाँ के लोगों, तो मैं क्यों आता? राकेश पेमानी जी के साथ जो हुआ, राधेश्याम जी के साथ, अगर मैं ये मानता कि मेरा परिवार नहीं है तो मैं क्यों आता? मुझे कोई यहाँ जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ इलेक्शन तो लड़ना नहीं उनके गांव से सरपंची का। सही बात। क्योंकि गांव के लोग खुश हो जाएंगे, अच्छा आदमी तो मुझे वोट दे देंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करता हूँ, राजनीतिक रूप से मेरे राजस्थान से कोई लेन देन, तो मेरे परिवार की परिभाषा मेरे लिए अलग है। अच्छा। भगवान हम सबके पिता हैं और जो उनकी संतानें हैं सब उनके बच्चे हैं, तो हम भी उनके बच्चे, ये भी उनके बच्चे, तुम भी उनके बच्चे, हम सब एक परिवार के हैं। सही बात है। ऐसा कभी हुआ कि आपने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है? मैं तो अच्छा लगता है जब अकेला महसूस करता हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैं अकेला हो ही नहीं पाता, और जब तक अकेला नहीं हो पाता, जब तक मैं ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ मैं अकेला रहूँ 24 घंटे में, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा। तो जितने समय मैं अकेला रहता हूँ उतने समय में जो है ध्यान लगा पाता हूँ। अच्छा। जब कर पाता हूँ उतने समय में जो है ईश्वर से कनेक्ट हो पाता हूँ। मेरी कनेक्टिविटी है, बहुत शार्प कनेक्टिविटी है। ऐसी कनेक्टिविटी है कि मैं अभी कुछ कहूँ, अभी ध्यान करके कुछ बोलूँ तो 1 घंटे में मेरा काम हो जाता है। अच्छा। और जब मैं बहुत घिरा रहता हूँ तो मैं वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाता। एंड जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो कैसे होती है? फ़ोन के साथ होती है या खुद के साथ होती है? खुद से तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी। अच्छा। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। अपने से तो कभी मुलाकात हुई नहीं। अब तो फ़ोन ही है जो सुबह सुबह देखना पड़ता है कि रात में कोई इमरजेंसी तो नहीं थी, किसी का फ़ोन तो नहीं आया, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तो नहीं कॉल कर रहा है। सब कुछ तो जीवन के आधार जो है वो नेटवर्किंग पे डिपेंड हो गए। अगर ये फ़ोन नहीं होता, ये सोशल मीडिया नहीं होती, हाँ पर हम यहाँ क्यों बैठे होते? सही बात है। एंड आपने सबसे पहले सिनेमा में कदम कैसे रखा? सिनेमा में कदम रखने की मुझे चाह हुई उस वाक़े से जो उदयपुर में घटा, कन्हैयालाल जी की हत्या। तो मैंने कई लोगों से कहा, बड़े प्रोड्यूसर थे, कि इन पर फिल्म बनाइए। वो तैयार भी थे। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लोग तैयार थे, लेकिन उनका जो एंगल था वो कॉमर्शियल था। अच्छा। कि चलो कन्हैयालाल भी कश्मीर की तरह एक सब्जेक्ट है और इस पर भी 400-500 करोड़ रुपये कमाया जा सकता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कन्हैयालाल जी की मौत को जो है बेचने दूँ इन लोगों को। तो मैंने फिर एक सोचा कि अब मैं भी अगर फिल्म बनाऊंगा 100-200 करोड़ रुपये कमा गई तो फिर क्या होगा। तो मैंने तय किया कि जो फिल्म पैसा कमाएगी उसका 25% मैं कन्हैयालाल जी के परिवार को दे दूंगा। अच्छा। बाकी जैसे मुकाम मुक्ति धाम है उसमें निर्माण हो जाए, जैसे सांवरिया सेठ जी हैं उनको कुछ दे दूँ, कुछ जो है वहाँ
खाटू श्याम जी को दे दूं, कुछ 12 ज्योतिर्लिंगों को दे दूं, डॉग शेल्टर बनाऊं, गायों के लिए शेल्टर हाउस बनाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं, पशु चिकित्सालय बनाऊं, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था करूं, वृद्धाश्रम बनाऊं, अनाथ आश्रम बनाऊं, जो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, धर्म के लिए कुछ किया जाए, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए, कमांडो ट्रेनिंग दी जाए। धर्म से आया पैसा धर्म के काम में ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा आया कन्हैयालाल जी की हत्या की फिल्म पे, और वो पैसा अगर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना के 2000, 10,000, 50,000, 2 लाख लोगों को 20 लाख कर देता कि उनकी कभी हत्या ना हो, वो गला ना कटवा बैठे कन्हैयालाल जी की तरह, तो मुझे लगेगा मेरा जो कमाई है वो सार्थक हो गई। अच्छा। तो मैं इसलिए फिल्म में आया कि मैं हर साल एक फिल्म बनाऊंगा, उससे जो 200-400 करोड़ रुपये आएगा उस पैसे को देश के काम में लगाऊंगा, वरना तो प्रोड्यूसर अपने काम में लगाते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल बनाई, क्या कश्मीर फाइल की 400 करोड़ की कमाई में से 4 रुपए कश्मीरी हो गए? केरला फाइल का कोई पैसा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का पैसा भगत सिंह के परिवार को गया? नहीं गया। मेरी फिल्म का जो पैसा है वो कन्हैयालाल जी के परिवार को जाएगा। आप ऐसे समझो, अगर आप जाके टिकट खरीदेंगे 11 जुलाई को उदयपुर फाइल देखने के लिए, तो आपने वो पैसा सिनेमाघर को नहीं दिया, कन्हैयालाल जी के परिवार को दिया, किसी गाय को बचाने के लिए दिया। लेकिन आप तो पहले 26 जून को रिलीज कर रहे थे, लेकिन ये 27 जून को 27 जून को ही मेरी फिल्म रिलीज थी। प्रचार भी था पूरे देश में 27 जून के लिए। लेकिन जो खान गैंग है मुंबई में जो बैठा है, उसने 4 वो फिल्में जो मार्च और अप्रैल में रिलीज होनी थी वो लाके 27 जून को अड़ा के खड़ी कर दी। अभी हाल ही में कल एक रिलीज, हाल ही में है ना, एक सितारे जमीन पे जबरदस्ती जून में लाई गई, और एक जो है माँ आ रही है वो 27 जून, कनप्पा आ रही है 27 जून, जानबूझ के बॉलीवुड, चूंकि बॉलीवुड हिंदू विरोधी है, उन्हें पता है कन्हैयालाल जी फिल्म बनेगी और ये फिल्म पैसा कमाएगी, तो उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई की फिल्म बनेगी, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर स्टोरी आएगी, तो फिर बॉलीवुड में तहलका मच जाएगा। बॉलीवुड चिमटे से भी लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे को नहीं छूना चाहता। उन्हें पता है अगर लॉरेंस बिश्नोई मूवी बन गई तो बॉलीवुड में जो खान गैंग की गुंडागर्दी चलती है वो खत्म हो जाएगी। इनको तो पुष्पा जैसे चोर दिखाने हैं, लकड़ी चोर, चंदन तस्कर, उसी से 2,500 करोड़ कमाना है। लॉरेंस की मूवी आई तो 10,000 करोड़ का व्यापार करेगी, वो 10,000 करोड़ राजस्थान में वनस्पतियों को और वन्य जीवों को बचाने में लगेगा। उन्हें पता है इस बात का कि बिश्नोई जो है वो इस दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है, और अमित जानी उस पर काम कर रहा है। तो कन्हैयालाल जी के परिवार को रोक के अपना हिंदू विरोध, उसकी फिल्म को रोक के अपना मुस्लिम एजेंडा, और बिश्नोई की फिल्म को रोक के सलमान खान के पैर छू के जो गुलामी करते हैं उसको मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान और बिश्नोइयों की जिम्मेदारी है ये कि पूरे सावन, 11 तारीख को फिल्म आ रही है, सावन का पहला दिन है, पूरे सावन इस फिल्म को ना उतरने दें। डमरू बजता रहे सिनेमाघरों में, महादेव महादेव होता रहे। अगर ये फिल्म 1 महीना राजस्थान ने अपने सिनेमाघरों में टिका के रखी, देश ने अपने सिनेमाघरों में टिका के रखी, और 400-500 करोड़ में से 300 करोड़ रुपए भी मुझे बचा कन्हैयालाल के परिवार को देके, तो वो 300 करोड़ रुपए लेके मैं जोधपुर आ जाऊंगा और यही काकानी गांव की घटना, हिरन, सलमान खान, इस विषय पे फिल्म बनाऊंगा। और उस फिल्म से जो हजारों करोड़ रुपए आएगा, उसी से जो है पूरे क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए, आम लोगों के लिए इतना काम करूंगा। और बॉलीवुड पे भी कहीं ना कहीं हमारा दबाव रहेगा। आज बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के पैसों से पल रहा है। ये नहीं चाहते कि यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की फिल्म बन के किसी ऐसे प्रोड्यूसर की एंट्री हो जो इनकी दुकानें बंद करा दे। तब तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं अकेला कब तक लड़ूं? ये तो राजस्थान की जिम्मेदारी है, बिश्नोइयों की जिम्मेदारी है कि पहले मेरी फिल्म, पहले प्रोजेक्ट जो है इसको ना मरने दें। अगर ये मर गया तो फिर लॉरेंस बिश्नोई वाला प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। और यही वो चाहते हैं बॉलीवुड वाले। इन्होंने मुझे 14 दिन पीछे धकेल दिया। लेकिन अगर राजस्थान चाहेगा, अगर बिश्नोई चाहेंगे तो उनको 1400 साल पीछे घुसेड़ देंगे। तो ये जो कन्हैयालाल की मूवी बनी है, तो इस पे जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है, आपने कुछ योगदान दिया या फिर किसी अलग राइटर को आए थे? जयंत सिन्हा एक राइटर हैं, उनसे मैंने लिखवाई, कुछ उन्होंने लिखी, डायलॉग्स मैंने उन्हें दिए, मदद मैंने उनकी की, और गाने मैंने लिखे हैं। गाने आपने लिखे पूरे? 5 गाने हैं, 4 गाने मैंने लिखे हैं। एक हमारी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं भारत श्रीनेत, उन्होंने लिखा है। अच्छा। 5 गाने बहुत अच्छे हैं, धूम मचाएंगे, आने ही वाले हैं अब तो। तो एक जो गाना अपन लिखते हैं, तो किस तरीके से, क्या दिमाग में अपन सोचते हैं कि ये गाना लिखना चाहिए, इस टॉपिक पे ये लिखना चाहिए? पहले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लगता है गाना होना चाहिए। फिल्म इस समय सिचुएशन पे है, उसी सिचुएशन पे वो गाना लिख दिया जाता है। जैसे मेरी फिल्म में गाना है कैलाश खेर जी ने किया है। अच्छा।
एक दिव्य कुमार जी ने किया है। खाटू श्याम जी पर पहली बार गाना किसी फिल्म में आ रहा है। अच्छा। इससे पहले खाटू श्याम जी पे किसी फिल्म में कोई गाना नहीं आया। अच्छा। मेरी फिल्म है जिसमें खाटू श्याम जी पे, और खाटू श्याम जी को मैंने प्रोड्यूसर बनाया था पहले दिन। अच्छा। जब मैं वहां गया था तो मैंने कहा था फिल्म में बना रहा हूँ तो आप प्रोड्यूसर हो जाओ, मैं आपका कार्यकर्ता के तौर पर काम करूँ, असिस्टेंट के तौर पर काम करूंगा। तो मेरे जैसा व्यक्ति कभी खुद को नहीं बताता कि मैं कर रहा हूँ। मेरी फिल्म में जब फिल्म खुलेगी तो लिखा आएगा प्रोड्यूसर खाटू वाले श्याम। अच्छा। एंड ऐसा कभी होगा कि आप खुद पूरी एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखेंगे? लिखी है मैंने, उस पर काम शुरू करूंगा। अच्छा। ये काला हिरन जो मैं शूट करने वाला हूँ यहाँ पे, लॉरेंस है गैंगस्टर स्टोरी, इसके स्क्रिप्ट एक एक शब्द मैंने लिखा है। अच्छा। इसमें कोई मैंने किसी से वो नहीं लिया कंट्रीब्यूशन। एक हॉरर मूवी है मेरी, वो अब तक की सबसे बड़ी मूवी मैंने लिखी है। अच्छा। उसको मैं इसको काला हिरन के बाद, लॉरेंस वैष्णवी गैंगस्टर स्टोरी के बाद उस पर काम शुरू करूंगा। वो मैंने लिखी है, मैं खुद ही लिखता हूँ। उस समय समय नहीं था मेरे पास। अच्छा। मेरे कुछ लोग बीमार थे दोस्त, और मैं उनकी तीमारदारी में लगा था, सब काम छोड़ के, तो मैंने एक राइटर हायर करके लिखवा ली थी, वरना मैं लिखता हूँ, खुद ही लिखता हूँ। और ये सब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? शुरू से ही लिखता हूँ। अच्छा। शुरू से लिखता हूँ। जेल में चिट्ठियाँ लिखता था, किताबें लिखता था, डायरी लिखता था। जेल में मैंने एक डायरी लिखी, माया मर्दन। जब उत्तर प्रदेश में मायावती की मूर्ति लगी तो मुझे गुस्सा आया कि जिंदा रहते गद्दाफी की तरह अपनी मूर्ति सद्दाम हुसैन की तरह कौन लगवा सकता है। तो मैंने कहा हम इसे तोड़ेंगे। फिर हमने उसे तोड़वाया खड़े हो गए लखनऊ में। अच्छा। बड़ा बवाल हुआ, 70 शहरों में कर्फ्यू लगे। तब मैंने जेल में लिखी माया मर्दन, मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपनी मैंने लिखी संताप से संन्यास भला, परिचय लिखा। बहुत सारे मैंने तो ऐसे भी लिखा कि पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे सर हमें 2 दिन के लिए शादी में जाना है और ये काम देना है इंस्टीट्यूशन को। अच्छा। आप लिख दो। तो एडिटोरियल छपता था उनके नाम से, लिख के देता था मैं। कॉलेज टाइम से लिखता हूँ। तो लिखना तो मुझे माँ सरस्वती ने प्रदान किया है। अच्छा। तो आप OTT प्लेटफॉर्म और सेंसरशिप को किस तरीके से अलग देखते हैं? दोनों में क्या फ़र्क है? OTT में जो है वो वास्तविक चीज जा सकती है जो समाज में भी है। सेंसर जो है वो एक बनावटी चीज वहां पे पेश करनी पड़ती है। जैसे कन्हैयालाल जी की मूवी में जो हम दिखाना चाहते थे वो विकृत मानसिकता का, जिहादियों का वो असली कुरूप चेहरा दिखाना चाहते थे जो वाकई में है। सेंसर ने कहा इसको काटो, सरतन से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। 45 कट मारे मेरी मूवी में, जबकि वो सच्ची है। सही बात है। वो कह रहे हैं कि जिन हत्यारों ने कन्हैयालाल जी का गला काटा है, कुछ लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे भी दिखाओ जिन्हें इस बात का दुख हुआ हो। अब बताओ किसी एक मुसलमान के बच्चे को दुख नहीं हुआ इस बात का, कन्हैयालाल जी की हत्या का, लेकिन सेंसर चाहता हम दिखाएं। तो सेंसर जो है ना वास्तविक स्वरूप बिगाड़ देता है, मेकअप पोत देता है। अगर एक क्रूर चेहरा है, एक क्रूर जो है आइडियोलॉजी है, जो गुस्ताखे नबी की एक सजा सदनजुदा कह के जो है सड़कों पे तलवार लेके, छोरा लेके निकली हुई है, उस पर सेंसर मेकअप पोतना चाहता है कि इनको अच्छा दिखाओ, गोबर को गुलाब दिखाओ। तो मैं अब मजबूरी है, चूंकि भारतीय व्यवस्था है, सेंसर में जाना ही पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ OTT ठीक है। हाँ, उसमें जो है वास्तविकता जो है वो दिख रही है। क्योंकि जो सेंसर वगैरह वो सही दिखाना नहीं चाहते। वो जैसे आजकल ट्रेंड बन गया है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के मूवी बनाई जाएगी, हिट हो जाएगी। तो वो जो सही मूवी को तो वो अवॉइड करे, लेकिन जो फालतू की मूवी है उनको मैं 2 मरतबा सेंसर में गया अपनी फिल्म को लेके, 2 बार। उनको कौम सबसे दिक्कत थी। उनको पाकिस्तान में कोई अगर कह रहा भारत में बम फोड़ेंगे तो उस बात से दिक्कत थी। अच्छा। उनको हाफिज सईद के नाम से दिक्कत थी कि आपने हाफिज सईद का नाम क्यों ले दिया। उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि कन्हैयालाल की हत्या करने वालों को हमने जालीदार टोपी में क्यों दिखाया। अरे वो जालीदार टोपी ही पहन के आए थे, वो जनेऊ पहन के तिलक लगा के नहीं आए थे। रामलाल ने नहीं कन्हैयालाल को मारा है, श्यामलाल ने नहीं कन्हैयालाल को मारा है। 5 वक्त के नमाजी, अल्लाह अकबर कहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले 2 लोगों ने जो है कन्हैयालाल का मर्डर किया और वीडियो बना के किया है। और जब वीडियो में बैठे थे तब भी उन्होंने टोपी पहन रखी थी। इंशाल्लाह माशाल्लाह के साथ मारा है। फिर भी सेंसर बोर्ड कह रहा है यार ये तो गलत है, यार ये तो गलत है। तो आपने फिर वो सारे काटे? कुछ काटे, कुछ के लिए लड़े। कुल मिला के कल हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा, कौन सा सर्टिफिकेट मिला? सेंसर सर्टिफिकेट। सेंसर जो UA अडल्ट के लिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। और जो देश में सच बोलने वाली सिनेमा है वो आपने बता दिया कि उसको वो अवॉइड करते हैं।
तो अगर वो फिल्म रिलीज ही करनी है, जो सच बोलने वाला, मुझे एक भी कट नहीं करना, तो मैं वो फिल्म कहाँ पे रिलीज करूँ? वो फिल्म तो भाई यूट्यूब पे रिलीज हो सकती है, यूट्यूब पे ही हो सकती है। अच्छा। या OTT भी, जिसके अंदर हिम्मत हो, जैसे नेटफ्लिक्स है, वो कहता है हम प्रोपेगेंडा नहीं लेंगे। अब बताइए कन्हैयालाल जी का मर्डर कहाँ प्रोपेगेंडा है? वास्तविक घटना है। प्रोपेगेंडा तब हो जब आपने एक फिक्शन बनाया हो कि एक व्यक्ति था, वो दर्जी था, वो वहां कपड़े सिलता था, वहां कुछ लोग आए, मुसलमान थे, उन्होंने अल्लाह हो मार दिया, ऐसी घटना हुई ना, वो फिक्शन है। तो इसे प्रोपेगेंडा कह सकते हो कि आप जानबूझ के। अब अगर श्रद्धा वालकर को 35 टुकड़े करके मार के किसी आफ्ताब ने फ्रिज में रख दिया, कोई फिल्मकार उसको दिखाना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये तो एक्चुअल है। सही बात है। मुझे लगता है सेंसर जो है वो उसके दिल को बड़ा होना चाहिए, उसकी कुछ वो जो उसका नैरो माइंड है, वो जो वो चाहता है ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो हटना चाहिए सेंसर पे से। सही बात है। आपको क्या लगता है सिनेमा जो है वो अपने सिस्टम को हिला सकता है अगर सच दिखाएं तो? क्यों नहीं हिला सकता? सिनेमा क्या है? मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया। मीडिया अगर 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाए तो पूरा देश जो है सुधर जाए। सही बात। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये, हम भी जो है उसी में आते हैं। लेकिन सिनेमा दिखाता है ठाकुर साहब को बलात्कारी, उनके बेटों को जालिम, पंडित जी को रेपिस्ट, बनियों को सूदखोर। वो दिखाता है कि गांव के एक रहीम चाचा बड़े ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। हाँ, सही बात। तो सिनेमा घर चूंकि दाऊद इब्राहिम के और अंडरवर्ल्ड के पैसों पे पला है लंबे समय तक, और जो लोग गुलशन कुमार की तरह इसमें कुछ धार्मिकरण करना चाहते थे, कुछ राष्ट्रवादीकरण करना चाहते, उनको मार दिया गोली से। किन्होंने मारा सबको पता है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा को जो है अब दिखाना चाहिए इन सब तरह की चीजें, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सिनेमा कब तक दिखाएगा? सही बात है। जब लोग सपोर्ट करेंगे। कश्मीर फाइल को सपोर्ट नहीं मिलता तो कोई केरला स्टोरी क्यों बनाता? सही बात। अब केरला स्टोरी को सपोर्ट मिला है तो हमने बनाया है उदयपुर फाइल। पहले इसका नाम ज्ञान माफी फाइल था। अच्छा। लेकिन सेंसर ने ही नाम काट दिया, सेंसर नाम भी काटने लगा। अच्छा। अब इसको उदयपुर फाइल कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो उदयपुर फाइल भी लोग समझते ही हैं। तो लोग सपोर्ट करेंगे तो उदयपुर फाइल आई है, कल ज्ञान माफी फाइल भी आएगी, परसों को और घटनाओं पर फिल्म भी आएंगी। लोग जागते हैं इससे। करोड़ों लोग जब टिकट लेके जाते हैं तो एक मैसेज लेके तो आते ही हैं। और अगर किसी को प्रोड्यूसर वगैरह बनना है तो वो किस तरीके से प्रोड्यूसर बन सकते हैं? प्रोड्यूसर बनने के लिए तो आपको पैसा होना चाहिए। अच्छा। लाखों प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिन्हें फिल्म का ABCD नहीं पता, लेकिन वो प्रोड्यूसर बने बैठे हैं। हमें तो कैमरे का भी पता है, फोकस का भी पता है, लाइट का भी पता है, डोली कैसे चलती है पता है। हमें तो जानकारियां हैं इस संबंध में सारी। लेकिन ऐसे हजारों लाखों प्रोड्यूसर हैं जो बस चेक काटते हैं, पैसा लगाते हैं, वो इंटरव्यू नहीं देते, पॉडकास्ट में नहीं बैठते। सही बात है। किसी का ऑडिशन नहीं लेते, किसी क्रू मेंबर से मिलते नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं है। उन्हें इतना पता है 50 का 75 कैसे बने, 50 का 1 कैसे बने। तो एक प्रोड्यूसर होता है, वो किस तरीके से मूवी को सेलेक्ट करता है कि ये वाली मूवी है वो अच्छी जा सकती है, ये वाली नहीं जा सकती है? प्रोड्यूसर के अपने माइंड पे होता है कि उसको बनाना क्या है। फिल्म सफल होगी या सफल होगी इस बात पे उसका ध्यान होता है, सब्जेक्ट पे नहीं होता। अच्छा। वो देखता है कमाई किस चीज से होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बिजनेसमैन होता है। उसका पैसा नहीं होता डायरेक्टर की तरह मूवी बनाना। वो DOP नहीं है कि फ्रेम बनाना उसका पैसा नहीं। वो सिंगर नहीं है, वो लिरिसिस्ट नहीं है, लेखक नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर है, पैसा लगाया उसने। वो चाहता है कि जो लगाया वो तो कम से कम निकले। यहाँ दूसरा दृष्टिकोण है, हम ये चाहते हैं जो लगाया वो निकले, हमें भले ही ना बचे। सही बात। और हमें जो बचे वो हम बांट दें, ताकि यही तो लोग फिल्म देखेंगे जिनमें बांट रहे हैं। सोचो अगर 1 करोड़ लोगों की मैं मदद कर चुकी, अगर 1 करोड़ लोगों को मैंने जोड़ के मदद कर दी, उनको संगठित कर दिया, तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो 300 करोड़ 400 करोड़ पे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को भी कमवा देंगे। फिर उन्हीं 300 करोड़ से अगर उन्हें 1 करोड़ लोगों के लिए काम किया गया तो परमानेंट हो गए ना आपके। सही बात है। लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद नाम किसका जिंदा रहता है? राधेश्याम परमाणी का, जो जीवों के लिए करके गया है। नाम किसका जिंदा रहता है? लाल बहादुर शास्त्री का। नाम किसका जिंदा रहता है? जो कुछ कर जाता है। सही बात। इसलिए कुछ करके जाना है। और जो एक प्रोड्यूसर होता है वो कितने तरीकों से एक फिल्म से पैसे कमा सकता है? OTT राइट, थिएटर से जो कलेक्शन आएगा बॉक्स ऑफिस वो,
म्यूजिक के राइट्स और सैटेलाइट के राइट, जो टी पे फिल्म चलती है, एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड के मिलते हैं इन फिल्म, अमूल दूध से लेके झंडू बाम तक। अच्छा, वो सारे प्रोड्यूसर के पास आता है। और सब्सिडी मिलने लगी अब। मध्य प्रदेश में सब्सिडी मिलती है 3-4 करोड़ की, यूपी में मिलती है, उत्तराखंड में मिलती है, सब्सिडी भी मिल रही है। अच्छा, और आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मूवी बना रहे हैं, तो इसमें आपको डर नहीं लगता? मतलब धमकियाँ वगैरह मिलती होगी? बहुत धमकी मिलती है, बहुत। अच्छा, जान से मारने की भी धमकी? घर तक आ जाते हैं लोग। खालिस्तान से धमकी है, पंजाब के गैंगों से धमकी है। अच्छा, बम्बिया गैंग जो है, जो लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है, उससे धमकी मिली है, चिट्ठी आई है। अच्छा, एक गैंग है हिमांशु भाऊ गैंग। अच्छा, एक गैंग है कौशल चौधरी गैंग, जिन्होंने विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या की थी मोहाली में। अच्छा, सब लोगों को धमकियाँ मिलती हैं, सबसे खतरा भी है। वो लोग मेरी रेकी भी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये हरियाणा की पुलिस कह रही है, चिट्ठी लिख के हमारी स्टेट को। ओके। जैसे संपत नेहरा मारना चाहता है सुखदेव सिंह गोगामेडी को, ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी ने नहीं कही। ये बात पंजाब पुलिस ने राजस्थान को चिट्ठी लिख के कहा कि बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना चाहता है। ऐसे ही हरियाणा पुलिस चिट्ठी लिख के कह रही है कि अमित जानी के घर की, अमित जानी के ऑफिस की रेकी हो रही है, अमित जानी को टारगेट किया जा रहा है, अमित जानी को मार देंगे लोग कहीं भी मौका लगेगा तो। और तो ये जानकारी मुझे भी आती है और मुस्कुरा के जो है उससे सुनता हूँ और उसे आराम से जो है। अच्छा, जो आपने लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी बना रहे हो, तो उस पर क्या फोकस करना चाहते हैं? लॉरेंस को दिखाएंगे, गैंगवार को दिखाएंगे, बिश्नोई समाज की लेगेसी दिखाएंगे। किस तरह से जो है एक हिरन का सौदा नहीं किया उन्होंने। लोग अपने माँ बाप का सौदा कर लेते हैं। सही बात है। कितना आप अखबारों पढ़ते हैं, 2 बच्चों को छोड़ माँ प्रेमी संग फरार, 7 फेरों के बाद मार के फेंक दिया उसको सोनम ने। किसने अपने पति को ड्रम में काट के रख दिया। पति को काट दे रहे लोग, एक डोले पे 1 फीट जमीन के टुकड़े पे अपने भाई को काट दे रहे हैं लोग कुल्हाड़ियों से। आप सोचो, इतना बड़ा बिश्नोई समाज है, उस समय 8-8, 10-10 करोड़ की रिश्वतें दी गई होंगी, ऑफर की गई होंगी। बिल्कुल। और तब के 8 करोड़, तब के 5 करोड़, आज के 50 करोड़ के बराबर है। 1998 का केस है। लेकिन उन्होंने अपने जमीर को नहीं बेचा। गवाही हुई, सलमान खान को सजा हुई, वो जेल गया। वरना कहते ठीक है हमें क्या मतलब, हिरन तो और बहुत सारे घूम रहे हैं। आपने ये जो लॉरेंस बिश्नोई का ट्रेलर भी लॉन्च किया था, तो उसमें जो एक्टर, जो मेन एक्टर था लॉरेंस बिश्नोई, उसका फेस नहीं, वो सब डमी है। वो एक मॉक शूट था। अच्छा, उसमें कोई जो है फेस रिवील नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का जो कैरेक्टर निभाएगा वो बहुत बड़ा चेहरा होगा बॉलीवुड, अच्छा, टॉलीवुड का, वो हम रिवील करेंगे पोस्टर के साथ। अच्छा। एंड आपने कभी सोचा है जो इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उस पर मूवी बना रहे हैं, तो करियर पर कुछ रिस्क वगैरह हुआ है? कैरियर तो महादेव बनाते हैं। अच्छा, कैरियर बनाना, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। जब योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व की बात करते थे तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव कह रहे, साधु बाबा, साधु बाबा, जाओ मंदिर में घंटा बजाओ। और आज बाबा ने उनका सबका घंटा बजा रखा है। समय की बात है। सही बात। लोग कहते थे ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करने वाला कभी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता। MP MLA तो बन सकता है बालकनाथ जी की तरह, योगी आदित्यनाथ जी की तरह, लेकिन कभी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ जी आज संवैधानिक पद पे हैं। वो सोचते यार मैं CM नहीं बन पाऊंगा, हिंदुत्व को छोड़ देता हूँ, मैं भी इफ्तारी में चला जाता हूँ, मैं भी टोपी लगा लेता हूँ। तो अपने जमीर से भी जाते, अपने कर्म से भी जाते, अपनी पहचान से भी जाते और शायद CM भी ना बन पाते। सही बात है। तो हमें लगता है भी अगर हिंदुत्व का काम करेंगे, सच को दिखाएंगे, लॉरेंस बिश्नोई फिल्म बनाएंगे, तो बॉलीवुड का बाइकाट हमारे पास आ जाएगा। हो सकता है कल हम ही रहें, ये लोग ना रहें, ये किसको पता है। एंड आपने अभी हिंदू एक्शन फोर्स का गठन किया है, वो आपने क्यों किया है? इसलिए कि कहीं उदयपुर में मर गए, कहीं पहलगांव में मर गए, कहीं दिल्ली में, कहीं जयपुर के बम धमाकों में, कहीं मुंबई में, कभी लड़ने की स्थिति में हम लोग आएंगे। जो हालात हैं देश के, न जाने कब घर से आवाज़
सायरन तो बजते हमने सुने ही है, मॉक ड्रिल हो रही है, सायरन बज रहे हैं, पता नहीं कब आवाज आ जाए, अल्लाह ऊपर, भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो, तुम कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको हथियार चलाना आना चाहिए, गोली चलानी आनी चाहिए, शस्त्र का लोक कैसे खुलता है आना चाहिए। आप पे नहीं है कम से कम उनके ही छीन के मार सको, मौका बैठ जाएगा ना, कभी बैठ जाता ना मौका। अगर 4 आतंकवादियों और 26 नागरिक जो मरे हैं उनमें एक भी कमांडो ट्रेनिंग वाला होता तो किसी एक की 47 जरूर छीन लेता। एक जिम्नास्ट, एक कुंफू वाला, एक ताइक्वांडो वाला, एक मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट, 10 हथियार वालों का भी मुकाबला कर लेता कई बार। सही बात। और अगर हाथ में इनके आ जाती 47 तो कैसे चलाते? तो इसलिए मैं चाहता हूं हर हिंदू जो है वो शस्त्र का प्रशिक्षण ले। हर हिंदू ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जिम्नास्ट, कुंफू ये सीखे। हर हिंदू तलवार चलाना सीखे और इससे भी ज्यादा वो सुरक्षित रहना सीखे और इनके चक्करों में आना सीखे। इस भाईचारा नाम का जो राक्षस है जो निगल रहा है हिंदुओं को, उस भाईचारे का असली अर्थ कब पता चलेगा लोगों को? जब जन जागरण होगा, हिंदू एक्शन फोर्स करेगी, सभाएं करेगी, मीटिंग करेगी, जितेंद्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र के लिए मीटिंग करेंगे, हम जैसे लोग फिल्में बनाएंगे, सब मिल के लड़ेंगे तो भारत भारत हो जाएगा। वरना तो आप मान लीजिए जैसे और जगह से मिट गए हैं, यहाँ से मिटने ही वाले हैं। तो आपने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है? हिंदुओं के लिए। आपने जब हिंदू के लिए की है, क्योंकि आजकल कोई भी नाम हिंदू लेता है तो उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाता है कि हिंदू नाम क्यों लिया, कि हमारा जो देश है वो टूट रहा है हिंदू मुस्लिम करके, तो आपने सिर्फ हिंदू लिया, तो हिंदू ही क्यों चुना? यही तो हमें बताना लोगों को कि मजार पे चादर चढ़ाना देश के लिए अच्छा कार्य है। जो पहले की तिलक लगाना जो है सांप्रदायिक हाँ की निशानी है, यही तो बताना है लोगों को। और आजकल आपको भी लग रहा है कि बॉलीवुड में कुछ भी सुधार हुआ। जैसे पहले जब कोई भी मूवी वगैरह रिलीज होती थी वो दरगाह पे जाते थे, लेकिन आजकल सभी एक्टर है वो मंदिरों में जाने लग गए हैं। अब तो आमिर खान, शाहरुख खान वैष्णो देवी जा रहे हैं, हाँ, तिलक लगा के बैठ रहे हैं, हाथ में कलावा आ जाता है उनके। ऐसे छदम धर्मनिरपेक्ष से ही बचना है, बहरूपियों से ही बचना है देश को। सही बात। अब मैंने देखी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं, पता नहीं सितारे जमीन पे जो आई है उसका क्या कलेक्शन है, 20 तारीख को आई थी। लेकिन मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे प्रोडक्शन तो ऐसे हैं जिनको फिल्म के नाम पे पैसा देना, मतलब आपने हरी चादर पे पैसा डाल दिया, वो कल आतंकवाद के रूप में लौट के आएगा। ये कनेक्शन है। सही बात है। बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन था आतंकवादियों से, बाबा सिद्दीकी का दाऊद से कनेक्शन था, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था, बाबा सिद्दीकी प्रोड्यूसर था। तो बाबा सिद्दीकी फिल्म बनाएगा तो कैसी बनेगी, और मैं बनाऊंगा तो कैसी बनेगी? अगर वो औरत जो आपके परिवार को तबाह करना चाहती है, दुश्मन के खेमे से है, वो आपके लिए रोटी बनाएगी तो कैसे बनाएगी? थूक के क्या करके बनाएगी? और आपकी माँ बनाएगी तो कैसी बनाएगी? तो यही कह रहे हैं हिंदुओं से कि खरीदारी से पहले भी सोचो, फल कहाँ से खरीदना है, दूध कहाँ से खरीदना है, सामान कहाँ से खरीदना है, और टिकट किस मूवी का खरीदना है। सही बात है। तो अगला क्वेश्चन ये कि जो देश की पॉलिटिक्स है, क्या वो दिल से की जा सकती है? दिल से की तो जा सकती है, लेकिन जनता जो है वो दिल से राजनीति करने वालों को कभी सम्मान नहीं देती। जनता चाहती है कि ऐसा व्यक्ति उनका नेता बने जो 5 साल उनसे मिले ना, उनके बीच में हूटर दे के निकल जाए। वो तो नेता को भगवान माने, वो तो नेता को 2000 गुलदस्ते दें। नेता कभी उनके बच्चे के बर्थडे पे जो आके एक मिठाई का डिब्बा ना दे। नेता क्या करता है, 5 साल तक लोगों का बेवकूफ बनाता है, कहता मैं ये करूंगा करूंगा, करता कुछ नहीं है। उसके बाद भी जो है उसी नेता को वोट देके जिता दिया। उसके बाद अगर उसको नहीं देना दूसरा भी ऐसा ही है। तो लोग जो है ना हमेशा बहरूपियों को जिताते हैं। सही बात है। बहुत कड़वी बात मैं कहता हूँ, राजनीति दिल से करने वालों के लिए जनता के दरवाजे बंद हैं। जनता उन्हीं को नेता चुनना चाहती है जो 5 साल तक उनको बर्बाद करें, उनका वजीफा खाएं, उनके मकानों में घोटाले करें, उनको सम्मान ना दें, उनको दरवाजे पे जो है एंट्री ना दें। ऐसे लोगों को जनता जो है नेता बना रखी है। मुझे कोई सांसद, विधायक, मंत्री ऐसा दिखाई नहीं आज तक जो ये सोचता हो कि गरीब का बच्चा भूखा ना रहे और किसी व्यक्ति को बिना इलाज के मरना ना पड़े। जबकि वो कर सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन नहीं करते। और जो कर सकता है काम, उसको जनता जो है नेता नहीं मानती, उसको कहते पागल है, तो साले का दिमाग खराब है, अपने पैसे खर्च करता घूम रहा है। एंड
क्या आपको ऐसा कभी लगा कि ये सब छोड़ो, घर पे बैठ जाऊं, ये सब काम धंधा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। नहीं लगा। ऐसा उन लोगों को लगता है जो अपने किए हुए पछताते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने किए हुए कभी रिग्रेट नहीं करता, पछताता नहीं। जो आज के अपने युवा है उसमें आप क्या कमी देखते हैं? युवाओं में कमी है कि वो हिंदू युवाओं की बात करूंगा मैं, बाकी उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। वो फेसबुक सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है, लेकिन धरातल पे काम करने की बात आती है तो बहुत आराम तलब है। सोशल मीडिया ने जहां हमें जगाया है वहीं हमें जो है इतना आराम तलब बना दिया है कि हम लोग कार्यक्रमों में नहीं जाते, लड़ने के लिए नहीं जाते। एक इज्तिमा होगा, एक रैली होगी, मजलिस होगी, कोई भी अगर कमलेश तिवारी का सर काटने के लिए, जुलूस निकालने के लिए अगर जिहादियों की भीड़ चाहिए, या नूपुर शर्मा के खिलाफ नारे लगाने के लिए अगर भीड़ की आवश्यकता है, तो 10-20-50 मुसलमान 24 घंटे के नोटिस पे सड़क पे आ जाता है। लेकिन राकेश बिश्नोई के लिए कल विधानसभा घेराव की बात थी, हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे, पूरे 500 लोग नहीं थे। ये मेरा दर्द है। जबकि 50,000 भी पहुंच सकते थे, 5 लाख भी पहुंच सकते थे, वो निर्णय कल ही हो जाता। लेकिन सोशल मीडिया पे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, और धरातल पे नहीं पहुंचे। कल जोधपुर के कार्यक्रम में आप थे, अब मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? हजारों लोगों को राधेश्याम बिश्नोई जी के सम्मान में खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खड़े हैं। जब जालोर से चल के आने की बात आएगी, नागौर चल के आने की बात आएगी, छोड़ो नागौर, जालोर, बाड़मेर, कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो लोकल में, जो जिनके घर से 2 किलोमीटर दूर ऑडिटोरियम में, अगर वहां भी आप हिंदुओं के अलग जगाने के लिए कोई कार्यक्रम करोगे तो कहेंगे यार मेरे ही ना जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। हिंदू एकजुट नहीं है, उसको एकजुट होना पड़ेगा, उसको भाग के शामिल होना पड़ेगा संघर्षों की लड़ाई में, मीटिंग्स में, सम्मेलनों में, रैलियों में, उसे दिखाना पड़ेगा ये हम ताकतवर हैं। खाली ये थोड़ी वहां तो तुम 50 करोड़ चले गए कुंभ नहाने, तो अमृत मिल रहा है, हमें मिल जाए अमृत 144 साल बाद। लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी के साथ गलत हो गया है, राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं मिला, ये प्रश्न चिन्ह है हम लोगों पे, क्यों नहीं मिला? ऐसे हजार उदाहरण में किस किस का उदाहरण दूं आपके छोटे से पॉडकास्ट में? कि हमारे लिए प्रश्न है कि डॉक्टर नारंग क्यों मरा, श्रद्धा वालकर क्यों मरी, कन्हैयालाल क्यों मरा? हमें शर्म नहीं आती? हमें घर में रहना है, बस बड़ी बड़ी बातें करनी है। याद रखते हैं इंसिडेंट और भूल जाते हैं। पुलवामा भूल गए, कालूचक भूल गए, रघुनाथ मंदिर भूल गए, लाल किला भूल गए, अक्षरधाम भूल गए, पहलगांव भूल गए। आज को पहलगांव की बात कर गए, पागल है, अजीब बात कर रहा है। हर तीसरे दिन एक नई बात इन्हें चाहिए, मनोरंजन का साधन। ये जब तक इस प्रवृत्ति से बाहर हिंदू नहीं निकलेगा। पहले पहलगांव चला रहे थे, 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर चलाने लगे, 6ठे दिन अहमदाबाद का क्रैश चलाने लगे, आज कोई और मुद्दा ढूंढेंगे। हर तीसरे दिन एक मुद्दा बदल देते हैं। एकजुट होना पड़ेगा। अगर कोई आपकी टीम में आना चाहता है तो वो किस तरीके से आप उसको हायर करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है? अमित जानी सर्च करें इंस्टाग्राम पे जाके, डायरेक्ट मैसेज कर दें। अच्छा। मैसेंजर में, वहाँ उसको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ, 976 000 0004। इस पे व्हाट्सएप भी कर सकता है। अच्छा। और व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकता है। उसके लिए मैं मीटिंग्स करता हूँ। जोधपुर में जो कल लोग आए थे वो सब जुड़ गए हिंदू एक्शन फोर्स से। जो कल 22 तारीख को गाजियाबाद में आएंगे वो सब जुड़ गए हिंदू एक्शन फोर्स से। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में मीटिंग होगी। आते रहें, जुड़ते रहें। 1 साल में मेरा 50 लाख 1 करोड़ मेंबर बनाने का लक्ष्य है, और उन 1 करोड़ के लिए मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा जैसे मैं राधेश्याम पैमानी के परिवार के साथ खड़ा हूँ। अभी आपने हाल ही में राकेश बिश्नोई को और उनके साथियों को डोनेशन वगैरह दिया था, तो आपके लिए उनका अर्थ क्या है? कोई चला जाए अगर हमारे बीच से, उसका परिवार अकेला हो, तो RIP लिखने से कर्तव्य की तीसरी नहीं होती। मैंने नहीं दिया। राजस्थान में हजारों लाखों बिश्नोइयों ने जो है उनके परिवार को, जो उनकी आस्था, श्रद्धा, सामर्थ्य उस हिसाब से उनकी मदद की है। मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। और जो लोग वन्य जीवों को बचाने के लिए मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हर संभव उनकी मदद करेंगे। ये प्रयास रहना चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे प्रयास से अगर 4 जीव बच गए, हमारे देश में सैनिक सीमा पर क्यों खड़ा है? वो इसलिए
थोड़ी खड़ा है कि वो जिंदा वापस लौटे, वो इसलिए खड़ा है कि मुझे अपने देश को बचाना है, भले वो कफन में लिपट के आए। और क्या कभी ऐसा लगा कि मुझे ये पल सोचना नहीं है, मुझे करके दिखाना है? करके ही दिखाना चाहिए। सोचो फिर उसको अमली जामा पहनाओ, फिर उसे करके दिखाओ। पहले सोचो फिर अमली जामा पहनाओ, फिर करके दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोच तो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर कुछ नहीं रहे, ऐसा करना चाहिए। और आपके लिए समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब है कि जिस कार्य को भी करो उस कार्य में फिर आपको धूप छांव भूख प्यास की परवाह ना रहे, आप भूल जाओ खुद को, मेरा मुझ में कुछ ना ही जो कुछ है। अगर आपको पॉलिटिक्स, फिल्म या फिर राइटिंग कोई एक छोड़नी पड़ी तो आप क्या छोड़ोगे? वो एक गाना था कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरी हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। अताउल्ला खान ने लिखा था ना। हाँ। तो कलम तो मैं छोड़ नहीं सकता, बाकी सब तो छूट भी सकता है, लेकिन कलम नहीं छूट सकती। कलम तो मेरे साथ ही जाने वाली है। आपकी आंखों में ऐसा कोई सपना झलक रहा है जो मैं आगे जाके आप पूरा करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, वो जो आंदोलन है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, हिंदू राष्ट्र का आंदोलन, मैं उसमें गिलहरी जैसी भूमिका निभाना चाहता हूँ। जब राम जी सेतु बना रहे थे तो गिलहरी भी छोटे छोटे दाने लेके जा रही थी अपनी चोंच में। तो किसी ने कहा गिलहरी तेरे ऐसा करने से पुल थोड़ी बन जाएगा, तो जामवंत है, नन्नील है, हनुमान है, बड़े बड़े बलिष्ठ बलशाली योद्धा है। तो गिलहरी ने कहा कि पुल तो बनेगा ही, लेकिन अगर बन गया तो मैं भी कह सकती हूँ मेरा भी योगदान है, चाहे छोटा ही है। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जो सपना है हिंदू राष्ट्र का, जो सावरकर जी का सपना था हिंदू राष्ट्र का, जो मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था हिंदू राष्ट्र का, अगर उस हिंदू राष्ट्र के सपने में मैं भी एक भूमिका निभा पाऊं तो ये सपना है मेरा अधूरा ख्वाहिश, अधूरी ख्वाहिश। तो अगले 5 साल के क्या सपने हैं आपके? सपने नहीं, जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य वो ये है कि अभी पहले ये कन्हैयालाल जी की फिल्म रिलीज हो जाए, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान मुझे सपोर्ट करे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई वाली मूवी आ जाए, पूरा देश मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे पता है उसमें। मैं हजारों करोड़ रुपए लेके जो है पूरे देश के अंदर करोड़ों हिंदुओं को जोड़ के उनको जिले जिले में प्रशिक्षण देने का काम करूं, ट्रेनिंग कैंप बनाऊं, उनको शस्त्र चलाना सिखाऊं, करोड़ों लोगों के संगठन को मैं खुद से उनके गांव गांव जाके, उनके घर घर जाके उनके बीच में रहने का काम करूं। हर जिले में जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं सीधा कनेक्ट रहूं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर बनाऊं। रात को 2 बजे किसी का फोन आए तो पुलिस आ गई घर पे दरवाजे पे, तो पुलिस को वहां से उल्टा लौटना पड़े, झूठे मुकदमे में कोई हिंदू ना फंसे, इसके लिए मैं एक सिस्टम तैयार करूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हजारों हजार वकीलों की फौज तैयार करूं कि एक आदमी को अगर पुलिस पकड़ के कचहरी तक ले भी आई जबरदस्ती तो वकील जो है टूट पड़े, क्या है बदतमीजी, गुंडागर्दी, वो कौन करेगा? प्रोफेशनल वकील नहीं, फीस वाले। हिंदू एक्शन फोर्स का जो लीगल पैनल के अगर 200 वकील हर कोर्ट में होंगे तो दरोगा, सिपाही किसी व्यक्ति को थाने से कोर्ट में झूठे मुकदमे पेश करते समय 100 बार सोचेगा कहीं ऐसा ना हो वकील कचहरी में जो है इलाज कर दे। मेरा बहुत बड़ा बदलाव का सपना है, मुझे लोगों का साथ चाहिए। 5 साल में मैं एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता हूं कि लोग कहें वो अब देश बदल चुका है, अब सिस्टम में जो है हिंदू एक्शन फोर्स है, और कोई व्यक्ति अगर किसी को परेशान कर रहा हो और वो कह दे किसी अधिकारी से कि तुम पता है ये मेरा कार्ड है, मैं हिंदू एक्शन फोर्स का सदस्य हूँ, तो अधिकारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, वो क्या इससे मत हिलना, इसके पास करोड़ों लोगों की सेना है। सही बात। क्या सपना है। अच्छा, तो आपने जो अभी थॉट प्रोसेस बताया, तो हिंदू एक्शन फोर्स और आरएसएस में दोनों का सेम प्रोसेस मिल रहा है, थॉट प्रोसेस मिल रहा है, तो आप इसमें क्या डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। आरएसएस जो है वो देश के जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे वो अनुसांगिक संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी की तरह उनके अनुसांगिक संगठन हो, या हमारे जैसे लोग हों जिन्होंने हिंदू एक्शन फोर्स बना रखा है, किसी ने हिंदू एकता मंच बना रखा है, किसी ने हिंदू रक्षा दल बना रखा है, जितने भी हिंदूवादी संगठन है देश में, दुनिया में, वो सब नदियां हैं। आरएसएस उनका समंदर है। संघ कल आवाज दे कि हिंदू एक्शन फोर्स के 1 लाख कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नागपुर से लेके और दिल्ली तक कहीं भी, तो हिंदू एक्शन फोर्स के कार्यकर्ताओं को लेके मैं पहुंचूंगा, वो खुद जाएंगे। हिंदुत्व विचारधारा है, संघ जो है वो उस विचारधारा का पोषण कर रहा है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की नहीं है, संघ से पहले भी हिंदुत्व था। जब विवेकानंद सरस्वती कहते थे शिकागो में कि हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आरएसएस में नहीं थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज
धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए प्राणों की कुर्बानी दे रहे थे, तो वो संघ में नहीं थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार में छीने जा रहे थे सरहिंद के किले पंजाब में, तो संघ के व्यक्ति नहीं थे। महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, पद्मावती जब जोहर कर रही थी, वो आरएसएस में नहीं थी। ये विचार देश का विचार है, उस विचार को आरएसएस जो है अमली जामा पहना रही है। लोग कहते हैं संघ जो है गड़बड़ कर रहा है। संघ क्या गड़बड़ कर रहा है? संघ से पहले मुसलमान खराब नहीं थे, संघ से पहले खिलजी नहीं था, संघ से पहले नालंदा में विश्वविद्यालय नहीं चला, संघ से पहले बंदा बहादुर सिंह के तन पे हाथी नहीं चढ़े, संघ से पहले जो है तेग बहादुर सिंह का गला नहीं काटा गया, संघ से पहले गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे शहीद नहीं किए गए, संघ से पहले महाराणा प्रताप पे अत्याचार नहीं, संघ से पहले महारानी संयुक्ता के साथ निजामुद्दीन, ये जो कहते को क्या नाम है, अजमेर चिश्ती दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने जो अत्याचार नहीं किया। संघ से पहले हमारा नरसंहार और जेनोसाइड नहीं हुआ। उंगलों की सेना जब आई यहाँ पे, वो धर्म के आधार पे आई, गोरी किस आधार पे आया, यहाँ पे जो है गजनवी किस आधार पे आया, तैमूरलंग किस आधार पे आया, बाबरी मस्जिद बनाई गई जब राम मंदिर तोड़ के, तो संघ में थे क्या लोग उस समय जो विरोध कर रहे थे? ये हिंदुस्तान का विचार है, आर्यावर्त का विचार है, ये मेरे भारत की मिट्टी का विचार है, जिसको संघ ने संभाल के रखा है। बस ये विचार तो हर हिंदू का होना चाहिए, और संघ को हिंदुओं की नहीं, हिंदुओं को संघ की हिमायत करनी चाहिए। और जो संघ की हिमायत ना करे, हिंदुत्व की हिमायत ना करे, वो दोगला है, उसे हिंदू कहने का अधिकार ही नहीं है। हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं को खतरा उन दोगलों से है जो हिंदू होके हिंदुओं का विरोध करते हैं। आचार्य धीन शास्त्री के चश्मे की कीमत बताओ उनको क्या है? अरे हमारे देश का संत 60,000 का चश्मा नहीं पहन सकता। सही बात, पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते? किसी मुसलमान को कहते सुना तुमने कि अरब का जो प्रिंस है उसके घर में टॉयलेट सोने का है, उसकी गाड़ी सोने की है, उसकी टोटियों में डायमंड्स लगे हैं, कहते सुना? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या है, हम अपने संत को जो है महंगी गाड़ी में देखो, अरे तो धर्म का काम तांगे बैठ के होगा, सही बात, रिक्शा बैठ के होगा। तो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करना, आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जो मुसलमान होके मुसलमान का विरोध करे, जो मुसलमान होके इस्लाम का विरोध करे। हमारे यहाँ आपको ऐसे करोड़ों हिंदू मिल जाएंगे जो राम को भी गाली देते हैं। ट्रेंड बन गया देश में हिंदुत्व का विरोध करना। संघ ने तो डूबते हुए हिंदुत्व के जहाज को बचा के रखा हुआ है। उनको क्या जरूरत है? अरे मरोगे तो तुम मरोगे, घर में घुसेंगे तो तुम्हारे घुसेंगे। पहले तो आग लगेगी कश्मीर में, केरला में, बंगाल में, पहले तो आग लगेगी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में। नागपुर का नंबर तो नहीं आ रहा है, मोहन भागवत जी को तो कोई मार नहीं रहा है, फिर वो क्यों लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे तुम ना मरो, और तुम अपने बचाने वालों को ही गद्दार कहते हो और सांप्रदायिक कहते हो। यही तुम्हारे अंदर कमी है, इसलिए मैं कहता हूं। और आज के इस पॉडकास्ट को आप एक लाइन में समेटना चाहते हो तो क्या है? यही है कि बोलते रहिए, करते रहिए। नौजवानों, जबान पे अगर आपने लगाम देकर चुप्पी साध ली, अगर आपने टेप लगा ली, आप गलत के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, आप अगर सही कर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आप सोचिए आप जिंदा क्यों हैं। जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, कर्तव्य और वाचन। हिंदुत्व के लिए बोलते रहिए, लिखते रहिए सोशल मीडिया पे, और कर्म की जहाँ बात आए वहाँ अगर आपको 2000 किलोमीटर दूर भी जाना है तो जाइए। मरने के लिए पहलगांव से परिवार आदमी जा सकता है, सही बात है। हिंदुत्व के कार्यक्रम में नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है, जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए। तो धन्यवाद अमित जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमने सिर्फ एक मैसेज किया था, उसी मैसेज पे आपने तुरंत रिप्लाई दे दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो लेके आए। धन्यवाद।